अस्सलाम वालेकुम। जी जी, अभी जनाब हम गवर्नेंस वाला मॉड्यूल करने लगे हैं और इसके अंदर बिजनेस वैल्यू एंड ऑर्गेनाइजेशन गवर्नेंस पे बात होगी। वैल्यू के हवाले से हम पहले भी वैल्यू रियलाइजेशन का जिक्र कर चुके हैं, और जब हमने वैल्यू रियलाइजेशन का जिक्र किया था तो मैंने उस वक्त आपको बेनिफिट रियलाइजेशन की भी बात की थी। तो यू रिमेम्बर, प्रोडक्ट देता है और अल्टीमेटली बेनिफिट भी देता है, लेकिन ये जो प्रोडक्ट देता है ये आउटपुट है और उसमें से आउटकम भी हो सकता है। आउटपुट वो प्रोडक्ट है फिजिकल, और उससे होने वाला इमीडिएट फायदा उसका आउटकम है, और उससे होने वाला लॉन्ग टर्म फायदा उस प्रोजेक्ट का बेनिफिट है। और अगर ये प्रोग्राम के अंदर प्रोजेक्ट है तो प्रोजेक्ट के बेनिफिट्स को यील्ड करना प्रोग्राम का काम हो जाएगा, और प्रोग्राम उन सारे बेनिफिट्स को यूनिफाई करके वो बड़ा बेनिफिट निकालेगा जो ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेटजी को सेटिस्फाई करेगा, और अल्टीमेटली बिजनेस वैल्यू बढ़ेगी या वैल्यू रियलाइज होगी ऑर्गेनाइजेशन के लेवल पर। और ऑर्गेनाइजेशन जो निजाम बना के बैठी है पॉलिसीज प्रोसीजर्स का, उसको लागू करने का जो तरीकाकार है वो ऑर्गेनाइजेशन की गवर्नेंस है। ये अश्योर करना कि ये जो मतलब आप कहेंगे जी हमने कवानीन बना रखे हैं, बहुत अच्छी बात है, अदालतें भी बना रखी हैं, बहुत अच्छी बात है, पुलिस भी एग्जिस्ट करती है, बहुत अच्छी बात है, मगर ना तो कोई किसी को पकड़ता है, ना कोई उन कवानीन पे अमल करता है, ना उनको जुडिशरी सजाएं देती है। तो ये तो गवर्नेंस ना हुई ना, गवर्नेंस तो एग्जिस्ट ही नहीं कर रही। मतलब इन चीजों, गवर्नेंस उस बात को कहते हैं टू इंश्योर दैट दिस होल ऑफ दिस मैकेनिज्म वर्क्स। तो गवर्नेंस किस तरह से की जाएगी? लाजमी बात है कि जो लोग ऊपर के लेवल पे बैठे होते हैं उनको कुछ इंडिकेटर चाहिए होते। वो पुलिस तो नहीं बन सकते, वो खुद आके पुलिस लोगों को पकड़ तो नहीं सकते। उनको इंडिकेटर चाहिए कि पुलिस वाले कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, कितने केसेस पकड़ रहे हैं या समथिंग लाइक दैट। उससे उनके केपीआई से उन्हें अंदाजा होता है कि सिस्टम कैसा चल रहा है, बिकॉज दे कैन नॉट माइक्रो मैनेज। तो वो ऊपर के लेवल पे केपीआई बेस्ड गवर्नेंस चलाते हैं। तो ये जो केपीआई बेस्ड मैकेनिज्म है ये इन्फोर्स करने की जरूरत है। ये तो है ऑर्गेनाइजेशन लेवल की या गवर्नमेंट लेवल की बात, लेकिन जो भी गवर्नमेंट के कवानीन होंगे, जो कंपनियां इस मुल्क में चल रही हैं वो उस कानून के मातहत होंगी ना। तो ऑर्गेनाइजेशन अपनी जो भी गवर्नेंस करना चाहे वो उस बड़ी जो नेशनल गवर्नेंस है उसके मातहत रह के करेगी, उसकी मुताबिकत में करेगी। गैर कानूनी काम तो नहीं कर सकता, कोई हीरोइन तो नहीं बेच सकता, कोई कॉन्ट्रैक्ट किलर तो नहीं बन सकता। मतलब कानूनी तौर पे ऐसे चीजें पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही हैं पाकिस्तान में वो अपना गवर्नेंस फ्रेमवर्क बनाती हैं इन लाइट ऑफ जो मुल्क के कवानीन की रोशनी में या नेशनल गवर्नेंस के नीचे। इसी तरह एक ऑर्गेनाइजेशन की गवर्नेंस के अंदर जो डिपार्टमेंट्स हैं वो जैसे मैंने ये कहा ना कि ऑर्गेनाइजेशन ने अपनी गवर्नेंस बनाई, कवानीन जो हैं वो मुल्क के कवानीन तो अपनी जगह पर वो उनको इंश्योर किया, इन एडिशन अपनी ऑर्गेनाइजेशन की गवर्नेंस को बेहतर बनाने के लिए मजीद फ्रेमवर्क्स बीच में डाल दिए, मजीद केपीआईज वगैरह बीच में डाल दिए। इसी तरह एक डिपार्टमेंट ने, जो डिपार्टमेंट हेड था, उसने ऑर्गेनाइजेशनल गवर्नेंस को तो एक्सेप्ट किया और इन्फोर्स किया, लेकिन लोअर लेवल पे इन्फोर्स करने के लिए उसने अपनी मजीद गवर्नेंस बीच में डाल दी कि वो कैसे कंट्रोल करेगा, उसके अपने केपीआईज क्या होंगे। और इस तरह ये नीचे की तरफ गवर्नेंस बढ़ती जाती है। डिपार्टमेंटल गवर्नेंस हो सकती है, नीचे की तरफ हो सकती है। जहां तक चेंज ओरिएंटेड चीजों का ताल्लुक है या जो आपका चेंज का मैकेनिज्म अभी आपको बताया मैंने, उसके तहत तो ये स्लाइड आगे बढ़ नहीं रही। नहीं मैं आगे गया भी नहीं, मैं इधर ही हूँ। ओके। यहाँ पे मैं जो चीज बताना चाह रहा हूँ ये है
کہ اگر ایک اوپیم ایگزسٹ کرتا ہے آپ کے آرگنائزیشن میں اور آرگنائزیشن کی اپنی گورننس ہے, دیٹ گورننس ول ڈکٹیٹ دا اوپیم کہ وہ اپنی گورننس بنائے. اس کے ماتحت اوپیم میں پورٹ فولیو آ جائے گا. اپنا پورٹ فولیو گورننس کا میکینزم بنائے گا کہ اس نے کس طرح سے انویسٹمنٹ ڈیسیژن میکنگ کرنی ہے اور اس کے حساب سے کیا کے پی آئیز چاہیے. پھر اس کے نیچے پروگرام جو ہیں وہ اپنی گورننس بنائیں گے, پروجیکٹس اپنی گورننس بنائیں گے, یا اگر پروگرام کے اندر پروجیکٹ ہیں تو پروگرام کی گورننس کے ماتحت پروجیکٹ اپنی گورننس بنائیں گے. تو جتنی گورننس نیچے کی طرف جاتی ہے اتنی ڈیٹیلڈ ہوتی جاتی ہے. اس لیے سب سے زیادہ بندہ وہ جانتا ہے جو سب سے نیچے بیٹھا ہے. اب پریزیڈنٹ آف پاکستان کو تو نہیں پتا کہ فلانی فیکٹری میں فلانا مزدور کیا کر رہا ہے. تو ایگزیکٹلی یہ گورننس نیچے کی طرف جائے گی تو یہ قابل عمل ہوگی, یہ ایفیشینٹ ہوگی. یہ ہے جی بیسک کہانی. اب میں آپ کو اس کی پہلے دکھاتا ہوں, آپ کو یہ چیزیں اور زیادہ کلیئر ہو جائیں گی. جہاں تک بزنس ویلیو کا تعلق ہے تو آپ بزنس انالیسس آپ نے پڑھا ہوا ہے, آپ کو پہلے بھی میں انٹروڈیوس کرا چکا ہوں کہ یہ دو سٹینڈرڈ جو ہیں, مطلب ایک تو پی ایم آئی گائیڈ اور ایک بزنس انالیسس پریکٹیشنر, یہ اسپیسیفکلی بزنس آسپیکٹس کو ایڈریس کرتا ہے. تو اس کو یہاں ریفر کیا جا سکتا ہے. اس کے علاوہ جی پروجیکٹس جو ہیں وہ جیسے ہم نے کہا تھا کہ پروجیکٹ چینج کا ذریعہ بنتے ہیں, تو ایک اور بات پروجیکٹ کے حوالے سے اسی کنٹینیویشن میں, پروجیکٹس انیبل بزنس ویلیو کریشن. پروجیکٹ کی وجہ سے ہی آرگنائزیشنیں آگے بڑھتی ہیں, ان کی وقت بڑھتی ہے. بزنس ویلیو ان پروجیکٹس ریفرز ٹو دا بینیفٹس دیٹ دا ریزلٹس آف اے اسپیسیفک پروجیکٹ پرووائڈ ٹو اٹس اسٹیک ہولڈر. جو آپ بینیفٹ ریئلائز کرتے ہیں اسی کی روشنی میں آرگنائزیشن کے ویلیو جنریٹ ہوتی ہے اور ویلیو کریٹ ہوتی ہے, ویلیو ریئلائز ہوتی ہے. دا بینیفٹ فرام پروجیکٹ جو ہیں وہ ٹینجیبل بھی ہو سکتے ہیں, انٹینجیبل بھی ہو سکتے ہیں. اور ٹینجیبل اور انٹینجیبل کا فرق آپ کو پتا ہوگا. ٹینجیبل وہ چیزیں ہیں جن کو آپ محسوس کر سکتے ہیں, دیکھ سکتے ہیں, پکڑ سکتے ہیں. اور انٹینجیبل ہے کہ جی میں نے ایک بات آپ کو کہہ دی, اب وہ بات تو اڑ گئی نا ہوا میں, لیکن آپ نے سن لی نا, ریکارڈ تو کر لیا آپ نے ذہن میں. سو ایگزامپلس کیا ہیں ٹینجیبلٹی کی؟ کوئی آپ کہیں کہ جی اگر آپ کو کوئی کہے آپ کا بزنس کی کیا ورتھ ہے, آپ کہیں جی یہ اتنے روپے ہم نے انویسٹ کیے تھے, اتنے روپے ہمارے بینک میں پڑے ہوئے ہیں, اتنی ہماری اسٹیک ہولڈر ایکویٹی ہے, یہ ہماری یہ فکسچرز اور یوٹیلیٹیز ہیں, یہ ٹولز ہیں, یہ مارکیٹ شیئر ہے. دس آل از ٹینجیبل. لیکن اس کے علاوہ آپ کے بزنس کی کوئی انٹینجیبل ویلیوز ہیں. مثال کے طور پہ جو آپ نے ساکھ بنائی ہے اپنی اوور دا ایئرز, اس کی وجہ سے آپ کا بزنس اگر آج کوئی خریدے گا تو صرف اس کی مانیٹری ویلیو یا ٹینجیبلز پہ نہیں خریدے گا, بلکہ آپ اپنی گڈ ول بھی چارج کریں گے. آپ نے جو برانڈ ریکگنیشن بنا رکھی ہے, جو لوگو بنا رکھا ہے, اگر وہ بزنس آپ بیچ کے جا رہے ہیں وہ بھی سیل کریں گے, اس کی الگ قیمت ہوگی. پبلک بینیفٹ کوئی آپ دے رہے ہیں اس کی ویلیو ہوگی. ٹریڈ مارکس ہیں آپ کے پاس, اسٹریٹجک الائنمنٹ ہے آپ کی, وہ مطلب دیکھنے میں وہ چیز شاید 4 آنے کی لگے لیکن اس کا جو دور رس نتائج ہیں وہ ملینز میں آتے ہوں, تو اسٹریٹجک الائنمنٹ ہے. ریپوٹیشن ہے آپ کی. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ کی ویلیو بڑھاتی ہیں. ٹھیک ہے جی, ٹینجیبل اور انٹینجیبل. ویلیو کی جب بھی بات آتی ہے تو اس میں آپ ذہن میں لفظ رکھا کریں ورتھ کا. وٹ از دی ورتھ آف یور بزنس ایٹ دس پوائنٹ ان ٹائم. اگر آج یہ بزنس بکے تو کتنے کا بکے گا؟ ہم اس وقت کیش ویلیو کی بات کر رہے ہیں. تو آپ تمام ٹینجیبل اور انٹینجیبل کو جمع کر کے ایک ورتھ نکالتے ہیں کہ آج ہمارے پروجیکٹ کی, ہماری آرگنائزیشن کی, ہمارے بزنس کی ورتھ جو ہے وہ $3 ملین ہے. اب آپ مجھے یہ بتائیے آپ کیا چاہیں گی کہ یہ جو ہم ویلیو اسیس کرتے ہیں, ورتھ نکالتے ہیں بزنس کی, یہ نکالتے رہنا چاہیے, لازمی بات ہے, سائیکلکلی. تو اگر 5 سال بعد آپ یہ کام کرتے ہیں اور تب بھی یہ اتنے ہی نکلتی ہے تو اچھی بات ہے یا بری بات ہے؟
मेरा ख्याल है बुरी बात है, अगर ग्रो नहीं कर रहा है इसका मतलब तो ये हुआ। एग्जैक्टली, ग्रो होना चाहिए। ये वो पॉइंट था जिसकी तरफ हम आना चाह रहे थे कि बिजनेस वैल्यू मस्ट इंक्रीज। इफ इट इज नॉट इंक्रीजिंग तो आप पिछले 5 साल झक मारते रहे, यू हैव डन नथिंग। मतलब ये तो वही बात है ना, मोशन है, दरख्त पे ना चढ़ रहा है, उतर रहा है, चढ़ रहा है, उतर रहा है। तो भाई क्या कर रहे हो? भाग दौड़ कर रहा हूं जी मैं। क्यों भाई? यू नेट जीरो रिजल्ट, कुछ नहीं गेन किया आपने। ये नहीं होना चाहिए। तो बुनियादी तौर पे हमारी बिजनेस वैल्यू क्रिएशन होना लाजमी है। तो प्रोजेक्ट जब हम करते हैं तो हम बुनियादी तौर पे उससे बिजनेस वैल्यू क्रिएशन करना चाह रहे होते हैं। फिर जनाब ऑर्गेनाइजेशनल जो हमारे सिस्टम्स हैं उनकी तरफ आ जाइए। ये जो मैं पीएमओ वगैरह का जिक्र कर चुका हूं और पोर्टफोलियो का कर चुका हूं, ये भी ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम का पार्ट ही था, डिस्कस मैंने पहले कर लिया। Projects operate within the constraint imposed by the organization through their structure and governance framework. ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि प्रोजेक्ट जो आप करने लगे हैं उसका अपना स्ट्रक्चर क्या है और उसका गवर्नेंस फ्रेमवर्क क्या है। लाजमी बात है उसका प्रोजेक्ट का जो भी गवर्नेंस फ्रेमवर्क बनेगा वो ऑर्गेनाइजेशन या ऊपर वाला प्रोग्राम के मातहत बनेगा। तो जो भी प्रोग्राम गवर्नेंस है दैट विल इफेक्ट द प्रोजेक्ट गवर्नेंस, एंड प्रोजेक्ट गवर्नेंस विल बी, प्रोग्राम गवर्नेंस विल बी इफेक्टेड बाय द पोर्टफोलियो गवर्नेंस। पोर्टफोलियो गवर्नेंस फिर ऑर्गेनाइजेशन से इफेक्ट हो रही होगी। टू ऑपरेट इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली, लेकिन एक बात है, अगर ये सब गवर्नेंसेस अलाइंड हैं प्रॉपरली तो फिर एक जबरदस्त डिसिप्लिन देखने को मिलेगा, कोई चीज गलत नहीं होगी। अब अगर आपको अपने मुल्क में हर चीज गलत नजर आ रही है तो बुनियादी तौर पे गवर्नेंस का फुकदान है। कवानीन तो एग्जिस्ट करते हैं गलत या सही, पुलिस भी एग्जिस्ट करती है, लोग भी एग्जिस्ट करते हैं, जुडिशरी भी एग्जिस्ट करती है, लेकिन गवर्नेंस अच्छी नहीं है। इसका मतलब है वी डू नॉट हैव डिसिप्लिन। हमें नहीं पता क्या देखना है, कैसे देखना है और कैसे उसे दुरुस्त करना है। To operate effectively and efficiently, project manager needs to understand where responsibility, accountability and authority reside. ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है कि हर बंदे को अगर ये पता हो कि आपकी अपनी और अपने सबॉर्डिनेट्स की जिम्मेदारियां क्या हैं, अकाउंटेबिलिटीज क्या हैं और अथॉरिटीज क्या हैं, या फॉर दैट मैटर एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर किसकी क्या जिम्मेदारियां हैं, अकाउंटेबिलिटीज एंड अथॉरिटीज हैं, तो अगर सब उसके तहत चलें तो खुद चीजें ठीक हो जाएंगी। This understanding will help the project manager effectively use his or her own power, influence, competence, leadership and political capabilities to successfully complete the project. लेकिन ये बात यह है कि अगर एक आदमी को कानून का ही नहीं पता और वो बिला वजह मेहनत किए जा रहे हैं, कई चीजें बेकार की मेहनत कर रहे हैं। अगर वो कानून पे अमल करे, अगर उसे पता है कि जी मेरी ये जिम्मेदारियां, तो अपनी जिम्मेदारियां पूरी करे, तो 10 और लोगों की जिम्मेदारियां पूरी क्यों कर रहे हैं? जिस चीज का अकाउंटेबल है उसका जवाबदेह हो, दूसरों के कामों का जवाबदेह क्यों बन रहा है? ये होता है कि जब आप असूल और ज़वाबित से वाकिफ ना हो, जो कि अमूमन हमारे लोग वाकिफ नहीं होते। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान में जो हर काम करने के लिए एक एक्स्ट्रा कोड होता है, एक्स्ट्रा कोड में लिखा है छुट्टी कैसे लेनी है, फलाना काम कैसे करना है, तमाम कानूनी तरीके उसमें दिए हुए हैं। लेकिन ये किताब जो है अक्सर एम्प्लॉयज कभी भी रेफर नहीं करते जिंदगी में, पूरी नौकरियां करके रिटायर हो जाते हैं, एक्स्ट्रा कोड कभी खोल के भी नहीं देखा, और वो मरूने मिन्नत होते हैं क्लर्क के, अच्छा यार छुट्टी अप्लाई करनी है, कैसे अप्लाई की जाए? वो कहे सर आप फिक्र ना करें मैं कर दूंगा। अब बात यह है कि जिस बंदे को खुद असूलों का पता ही नहीं है तो गड़बड़ तो हो गई ना। एक तो बुनियादी करप्शन यहीं पे आ गई कि आपने किसी और पे ट्रस्ट कर लिया और खुद नहीं जाना, तो लाजमी बात है कि वो फिर किस तरह से आप लीडरशिप क्वालिटीज दिखाएंगे और बाकी काम करेंगे। तो ऑर्गेनाइजेशनल सिस्टम को बेहतर चलाने के लिए आपको इन चीजों का पता होना चाहिए। Interaction of multiple factors within the individual organization creates a unique system that impacts the project operating in that system.
रिजल्टिंग जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम निकलेगा वो डिटरमिन करेगा कि क्या किसकी क्या पावर है, इन्फ्लुएंस है, इंटरेस्ट किसके हैं, कॉम्पिटेंसीज क्या हैं और पॉलिटिकल कैपेबिलिटीज क्या हैं। आप ये देखिए किस तरह से पावर, इन्फ्लुएंस, इंटरेस्ट, कॉम्पिटेंस एंड पॉलिटिकल कैपेबिलिटीज आपस में लिंक होंगी लोगों की, who are able to act within the system। इसकी एक किताब है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की, पावर एंड पॉलिटिक्स इन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। बेसिकली वो इस चीज को एड्रेस कर रही है, आपकी क्या पावर है और आपकी क्या पॉलिटिकल कैपेबिलिटी है, आप कब कहां इसको कैसे इस्तेमाल करना है। दिस इज एग्जैक्टली यही सब चीजें, पावर, इन्फ्लुएंस, इंटरेस्ट, कॉम्पिटेंस एंड पॉलिटिकल कैपेबिलिटीज, ये तो आप सिस्टम को बेहतर तरीके से चला सकेंगे। सिस्टम जो है फैक्टर्स इंक्लूड बट आर नॉट लिमिटेड टू, इसमें मैनेजमेंट के एलिमेंट होते हैं, इसमें गवर्नेंस का फ्रेमवर्क होता है और इसमें ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर टाइप होता है। मैनेजमेंट और गवर्नेंस में थोड़ा फर्क है। गवर्नेंस वो बंदा देखता है जो बिग बॉस होता है किसी भी एक इदारे या एक स्ट्रक्चर में, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में जो बंदा ऊपर बैठा है वो गवर्नेंस का फ्रेमवर्क देता है और उसके तहत एक्सपेक्ट करता है कि ये लोग काम करेंगे। नीचे मैनेजमेंट बैठी होती है, मैनेजमेंट उस गवर्नेंस के तहत चलती है और वो चीजों को मैनेज करती है, और सबऑर्डिनेट जो उसके नीचे होते हैं वर्कर, वो काम करते हैं उस मैनेजर के नीचे। तो मैनेजमेंट एलिमेंट जो है वो है गवर्नेंस फ्रेमवर्क पे अमल पैरा होके डे टू डे एक्टिविटीज करना, और एक्टिविटीज कौन करवाने वाला, मैनेजर, और करने वाला वर्कर, और जो बिग बॉस है वो फ्रेमवर्क दे रहा है। अब मैनेजर तो देख रहा है ना मान्यूटली बंदों को, उसे पता है कौन कब आया, कब छुट्टी की, ये किया वो किया। डज द बिग बॉस ऑल्सो नीड्स टू नो कि यार कौन कौन बंदे कितने, 150 बंदा है आपके ऑर्गेनाइजेशन में, हर बंदे का सुबह आने का टाइम उसे पता होना चाहिए? नॉट रियली। उसको अगर ये पता चल जाए कि कितने फीसद लोग लेट आए हैं तो दैट इंडिकेटर इज एनफ। वो इस इंडिकेटर की बेस पे मैनेजर्स को चाबी दे सकता है कि भाई आपके 25% लोग लेट आ रहे हैं, इसको इंप्रूव करें। ये इंडिकेटर है। इस तरह से आप गवर्नेंस को कंट्रोल कर सकते हैं। असूल तो, लॉ तो बना हुआ है ना जी, कानून तो बना हुआ है कि लेट कोई नहीं आएगा। अब मैनेजमेंट का काम है उसे देखे, मैनेजमेंट जो भी कर रही है वो लोग फिर भी लेट आ रहे हैं। गवर्नेंस को ये नहीं पता होना चाहिए कि कौन कौन लेट आया है, ये इसका काम नहीं है। इट इज कॉल्ड, ये तो माइक्रो मैनेजमेंट हो जाएगी। गवर्नेंस को सिर्फ स्टैटिस्टिक्स मिलनी चाहिए कि कितनी फीसद लोग लेट आ रहे हैं, ताकि उसके मुताबिक वो मैनेजमेंट को हिदायत जारी कर सकें कि भाई ये क्या हो रहा है। इसका मतलब ये भी है तो जो रिपोर्टें मैनेजमेंट को, टॉप एग्जेक्टिव को जा रही हैं, वो मैनेजमेंट से ही जा रही हैं, लेकिन इसके अलावा भी उसके कुछ और कनेक्शंस हैं या कुछ और मीन्स हैं जिससे वो केपीआईज उठा रहा है, जो जिससे अश्योर होता है। तो कंप्लीट इंफॉर्मेशन एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम फैक्टर्स एंड हाउ combination of these factors impact a project are beyond the scope of this guide। ज्यादा तफसील में हम इसको डिस्कस नहीं कर सकते, वो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट से बाहर निकल जाती है बात। There are disciplines with associated literature, methodologies and practice that address these factors in more depth than possible within this guide। तो यहां पर आपको सिर्फ ओवरव्यू दिया जाएगा ऑफ दीज फैक्टर्स और उनके रिलेशनशिप का। सिस्टम क्या होता है जी? सिस्टम इज अ कलेक्शन ऑफ वेरियस कंपोनेंट, बहुत से चीजें, बहुत से गियर व्हील्स एक सिस्टम में लगे हुए हैं और वो पूरे, वो सब मिलके ये सिस्टम चलता है। दैट टुगेदर कैन प्रोड्यूस रिजल्ट नॉट ऑब्टेनेबल बाय इंडिविजुअल कंपोनेंट। वो एक गियर व्हील जो है उससे वो नतीजा नहीं निकलना, इन सारों की कॉम्बिनेशन एक खास ऑर्डर में जिस तरह वो लगे हुए हैं उसकी वजह से ये जो
الٹیمیٹ ریزلٹ نکلتا ہے وہ نکلتا ہے. اور ایچ ون آف دوز گیئر ویلز از اے کمپوننٹ. This is an identifiable element within the project or organization that provides a particular function or group of related functions. پھر جو انٹریکشن ہے of various system components, یہ کمپوننٹ آپس میں جب کام کرتے ہیں, create the organizational culture and capability. آرگنائزیشن کی صلاحیت بنتی ہے, اس کا ماحول بنتا ہے. سو اس کے جو پرنسپلز ہیں اس میں یہ چند چیزیں ہیں کہ سسٹم جو ہوتے ہیں وہ ڈائنمک ہوتے ہیں, سسٹم کو مزید امپروو کیا جا سکتا ہے, سسٹم کے کمپوننٹ بھی آپٹیمائز کیے جا سکتے ہیں. سسٹم اور اس کے کمپوننٹس کو اکٹھے آپٹیمائز کبھی نہ کیجیے, یا پہلے کمپوننٹس کو آپٹیمائز کرنے پھر سسٹم کو کریں, یا پہلے سسٹم کو آپٹیمائز کرنے پھر کمپوننٹ کو کریں, لیکن دونوں کو ایک ہی وقت میں آپٹیمائز کرنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے. سسٹم جو ہوتے ہیں وہ نان لینئر ان رسپانس ہوتے ہیں. آج جیسے کہ چینج ان دا ان پٹ ڈز ناٹ پروڈیوس پریڈکٹیبل چینج ان دا آؤٹ پٹ. مطلب ضروری نہیں ہے کہ آپ نے کوئی سسٹم میں امپروومنٹ کی ہے تو اب اگر اس میں ایک آئٹم ان پٹ کریں گے تو اس میں سے اتنی انرجی نکلے گی, وہ ڈائریکٹلی پروپورشنیٹ نہیں ہوتا. نان لینئر کا مطلب ہے کہ جتنی پرپورشن میں ان پٹ بڑھے گی ضروری نہیں ہے کہ آؤٹ پٹ اتنی پرپورشن میں ہی بڑھے, کیونکہ پورا سسٹم چل رہا ہے. وہ انرجی کہیں ڈیزالو ہوگی, کہیں ضائع ہوگی, کہیں کچھ ہوگی, تو الٹیمیٹلی جو چیز نکلے گی وہ انہانسمنٹ تو ہوگی, لیکن ضروری نہیں ہے کہ وہ اتنی ہی امپروومنٹ ہو جتنی ان پٹ بڑھائی گئی ہے. یہی بات یہاں پہ ایکسپلین ہے. ملٹیپل چینجز میں occur within the system and between the system and its environment. اب آپ سسٹم ایک مشین کو بھی کہہ سکتے ہیں, ایک آرگنائزیشن کو بھی کہہ سکتے ہیں, ایک ڈپارٹمنٹ کو بھی کہہ سکتے ہیں. When these changes take place, adaptive behavior occurs. جب کوئی تبدیلی آتی ہے تو ہم اس کو اڈاپٹ کرتے ہیں. Within the component, جو existing components ہیں وہ اس کو اڈاپٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. That in turn add to the system dynamics. تو سسٹم جو ہے وہ ٹرن لیتا ہے, وہ چینج ہوتا ہے, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم ہمیں کبھی کچھ کمپوننٹس بدلنے بھی پڑتے ہیں, کچھ چینج بھی کرنے پڑتے ہیں. سسٹم ڈائنمکس آر ڈیفائنڈ بائی دی انٹریکشن. یہ ڈائنمک کیا ہے جی؟ سسٹم ڈائنمک جس سے ہم نے بات کی کہ یہ جو انٹریکشن ہوتا ہے کمپوننٹ کا بیسڈ آن دی ریلیشن شپ ڈیپینڈنسی دیٹ ایگزسٹ ان دی کمپوننٹس, تو یہ سسٹم ڈائنمکس کو ڈیفائن کرتے. سسٹم جو ہے وہ ٹپیکلی ذمہ داری ہے آرگنائزیشنز کی مینجمنٹ کی. سسٹمز کو چلانا مینجمنٹ کا کام ہے. آرگنائزیشنز مینجمنٹ ایگزامنز دی آپٹیمائزیشن ٹریڈ آف. یہ ان کا کام ہے یہ دیکھنا کہ اس کو آپٹیمائز کیسے کیا جا سکتا ہے, اس کا ٹریڈ آف کیا ہے, کون سی چیز سیکریفائز ہوگی, کیا حساب ہوگا, اور کمپوننٹ سسٹمز کے درمیان کیا کیسے بیلنس رکھنا ہے in order to take the appropriate action to achieve the best outcome for the organization. Result of this examination will impact the project under consideration. لازمی بات ہے کہ جب ہم کوئی اس طرح کی تبدیلیاں کریں گے تو پروجیکٹ کی صحت پہ فرق پڑے گا. ہو سکتا ہے کہ اس تبدیلی کو کرنے سے پروجیکٹ کی ڈیوریشن بڑھ جائے, یا اس کا اسکوپ انکریز ہو جائے یا گھٹ جائے, یا سمتھنگ لائک دیٹ. It is important that project manager take these results into account when determining how to fulfill the project objective. پروجیکٹ کے مقاصد کو کیسے اچیو کرنا ہے, پروجیکٹ مینیجر should take into account the organization's governance framework. آرگنائزیشن کا فریم ورک وہ مد نظر رکھے گا اپنے پروجیکٹ کا فریم ورک بنانے سے پہلے, یا جو بھی کوئی اوپر والا فریم ورک ہے that has to be taken into account. پی ایم آئی کی ریسرچ کہتی ہے کہ گورننس جو ہے وہ نیا ببلنگ ورڈ ہے یا ببلنگ کانسیپٹ ہے. It refers to organizational or structural arrangements at all levels of an organization designed to determine and influence the behavior of the organization. اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی آرگنائزیشن بیٹر پرفارم کرنے لگے تو یہ سسٹم ریویو کرنا پڑے گا. جیسے میں نے آپ کو اگزامپل دی تھی بزنس پروسیس انجینئرنگ کی,
सिस्टम को रिव्यू करते हैं, करंट स्टेट को रिव्यू करते हैं और देखते हैं कि इसको कहाँ कहाँ से इम्प्रूव किया जा सकता है, या जो इम्प्रूव सिस्टम होगा हाउ वुड इट लुक लाइक. ठीक है जी. This research suggests that the concept of governance is multidimensional and includes consideration of people, role, structure and policies. एक तो इनकी consideration है लोगों की, उनके roles की, structures की और policies की, and then it requires providing direction and oversight through data and feedback. Governance is a framework within which authority is exercised in organization. हमने पहले बता दिया कि मैनेजमेंट और चीज है, गवर्नेंस और चीज है. गवर्नेंस वो फ्रेमवर्क है जिसके अंदर रहते हुए अथॉरिटी एक्सरसाइज होती है. ठीक है जी. फ्रेमवर्क इंक्लूड्स बट इज नॉट लिमिटेड टू, इसमें रूल्स होंगे फ्रेमवर्क के अंदर, जो गवर्नेंस का फ्रेमवर्क है, पॉलिसीज होंगी, प्रोसीजर्स होंगे, नॉर्म्स होंगे, रिलेशनशिप्स होंगी, सिस्टम्स होंगे, प्रोसेसेस होंगी, सब कुछ होगा. और फ्रेमवर्क इन्फ्लुएंस जो है वो कैसे करेगा? Objectives of the organization are set and achieved. Risk is monitored and assessed. Performance is optimized. ये वो चीजें हैं जिनसे आपकी चीज जो है वो कंसिस्टेंटली और कॉन्टिन्यूसली इंप्रूव होती रहेगी. इसी तरह आप ऑर्गेनाइजेशनल गवर्नेंस को समझ गए तो अब आप बड़ी आसानी के साथ पोर्टफोलियो लेवल की गवर्नेंस, प्रोग्राम लेवल की गवर्नेंस और प्रोजेक्ट लेवल की गवर्नेंस समझ सकते हैं. इसकी अलग से एक किताब है, गवर्नेंस ऑफ पोर्टफोलियो, प्रोग्राम एंड प्रोजेक्ट. अगर आप इस कॉन्सेप्ट को ज्यादा बेहतरीन से समझना चाहते हैं तो उसको आप पढ़े. प्रैक्टिस गाइड जो है वो ये कहती है कि गवर्नेंस डोमेन में 4 चीजें हैं. एक, अलाइनमेंट ऊपर के साथ, रिस्क इस लेवल के, परफॉर्मेंस आपकी और कम्युनिकेशन. ये 4 चीजें होंगी तो आप अपने किसी भी लेवल की गवर्नेंस इस्टेब्लिश कर सकें. ईच डोमेन, ये जो हमने अभी आपको बताई 4 डोमेन, अलाइनमेंट, रिस्क, परफॉर्मेंस एंड कम्युनिकेशन, ये जो चारों चीजें हैं इनकी ओवरसाइट होगी, चारों की, चारों डोमेन्स की. इनका कंट्रोल होगा, इनकी इंटीग्रेशन होगी और फिर इन पर डिसीजन मेकिंग होगी. मतलब आपने इन चारों चीजों पर नजर रखनी है, उनको कंट्रोल में रखना है, उनको आपस में इंटीग्रेट करना है और फिर फैसले करने हैं. इस तरह से आपका गवर्नेंस का सिस्टम बिल्ड होगा पोर्टफोलियो, प्रोग्राम, प्रोजेक्ट लेवल पर. ईच फंक्शन हैज गवर्नेंस सपोर्टिंग प्रोसेसेस एंड एक्टिविटीज फॉर स्टैंडअलोन प्रोजेक्ट्स. आर प्रोजेक्ट्स ऑपरेटिंग विद इन द पोर्टफोलियो आर प्रोग्राम एनवायरनमेंट. डिपेंड करता है, अगर प्रोजेक्ट स्टैंडअलोन है तो उसकी प्रोजेक्ट गवर्नेंस होगी डायरेक्टली अंडर द पोर्टफोलियो. अगर प्रोग्राम है तो प्रोग्राम के नीचे प्रोजेक्ट आ रहा है तो जो प्रोग्राम की गवर्नेंस है उसके नीचे इसकी प्रोजेक्ट गवर्नेंस आएगी, उसके मुताबिक होगी, एंड सो ऑन. Project governance refers to the framework, functions and processes that guide project management activities in order to create a unique product service. मतलब वो गाइडेंस है, ये गाइडेंस फ्रेमवर्क है. आर रिजल्ट टू मीट ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेटेजिक एंड ऑपरेशनल गोल्स. मकासद वही, ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रेटेजिक गोल्स को अचीव करना. There is no one governance framework that is effective in all organizations. ऐसा नहीं हो सकता कि मैंने एक फ्रेमवर्क बनाया हुआ है और आप कहें यार ये मैं इसको कॉपी करके ले जाता हूँ. हर ऑर्गेनाइजेशन का काम करने का तरीका डिफरेंट है, इसलिए उनका गवर्नेंस फ्रेमवर्क ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन डिफर करेगा. आप किसी का कॉपी नहीं कर सकते. गवर्नेंस फ्रेमवर्क बनाते हुए आपको अपनी ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर को मद्देनजर रखना है, किस किस्म के आप प्रोजेक्ट कर रहे हैं इसको देखना है, और अपनी ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत को देखना है कि वो कितना इफेक्टिव होना चाहती है. और इस हवाले से इस किताब को आप रेफर कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं. ये हो गया जी हमारा स्ट्रक्चर्स की बात. अगला हमारा ओपीएस और ईएफ है. इसके लिए फिर हम थोड़ी सी ब्रेक ले लेते हैं और 1 बजे हम इंशाल्लाह इसको शुरू करेंगे, ओपीएस और ईएफ. ठीक है जी. जी बुशरा, आर यू देयर? यस सर. जी सर. बस मेरा इंटरनेट थोड़ा सा स्लो चल रहा है. So let's have a break. Thank you very much. जी सर.